दोस्तों, युक्त आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि 10 जनवरी को आप लोग का पेपर हुआ था, स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था बिहार पीसीएस का, तो आप लोग को मैक्सिमम पार्ट हो चुके थे, जैसे पॉलिटी, करंट अफेयर, हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी का एंड मिसलेनियस का, वो सारे पार्ट हो चुके थे। साइंस का पार्ट बचा हुआ था, तो साइंस का पार्ट अभी मैं करा देता हूं। जो साइंस से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो है वो साइंस के बिहार पीसीएस में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि जिन लोगों के नंबर अच्छे आए हैं उन लोगों को कूपन मिल जाएगा। आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिएगा, जो नंबर दिया हुआ है। और अधिक से अधिक जो लोग अभी टेस्ट में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, टेस्ट दीजिए। आप लोग जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि लगातार अब टेस्ट चालू हो जाएगा। चाहे वो बिहार पीसीएस का टेस्ट हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का टेस्ट हो, चाहे कोई भी भारत की परीक्षा हो, चाहे बैंक हो, एसएससी, रेलवे, जो भी है। तो बाद में ये ना रहे कि मैंने वो टेस्ट नहीं दिया, वो टेस्ट नहीं दिया। ठीक है, ये युक्त आईएएस का लोगो है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लें एक बार। जिन लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जाके। ठीक है, अगर किसी को टेलीग्राम से जुड़ना हो तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, गूगल पे जाएंगे, स्कैन करेंगे, डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। ये युक्त आईएएस का ऐप है, युक्त आईएएस डालेंगे जब प्ले स्टोर पे जाके तो युक्त आईएएस का ऐसे ही ऐप खुल के आएगा और आप इंस्टॉल कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर युक्त आईएएस से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए, ये रहा युक्त आईएएस के बारे में। सभी लोग जानते हैं, रोज तो मैं बताता ही रहता हूं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 71 क्वेश्चन जो था, कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाली उत्कृष्ट गैस कौन सी है? ठीक है, कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाली उत्कृष्ट गैस कौन सी है? देखिए, बिहार में ऐसे ही क्वेश्चन उठा के देते हैं, कोई ज्यादा वहां पे टफ क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, नॉर्मल सा आंसर होता है, और वही क्वेश्चन वही आंसर, ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा। 20 क्वेश्चन आता है, 20 में 20 भी लाए जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था 71 में कि कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाले उत्कृष्ट गैस कौन सी है? ऑप्शन ए था नियान, ऑप्शन बी था रेडॉन, ऑप्शन सी था आर्गन, ऑप्शन डी था हीलियम, और ऑप्शन ई जो था उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो कैंसर के उपचार में होने वाले जो गैस है उसका नाम है रेडॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, रेडॉन वो गैस है जिसकी जो कैंसर में उपचार में उपयुक्त गैस जो है वो रेडॉन है। तो कैंसर का इलाज करने के लिए रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है। रेडॉन गैस एक रेडियोधर्मी, गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन उत्कृष्ट गैस होता है। इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ ले निम्नलिखित में से रेडॉन के बारे में कुछ बताइए, या रेडियन से संबंधित कुछ पूछ दे, तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि रेडॉन गैस एक रेडियोधर्मी, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन उत्कृष्ट गैस होता है। गैस का जो गलनांक होता है 202 केल्विन होता है, 71 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी आप लोग को जानना जरूर चाहिए। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस में आप लोग देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, प्रीवियस ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा रेडॉन, ऑप्शन बी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज निम्नलिखित में से पाया जाता है? मोनोजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए था थोरियम, ऑप्शन बी था पारा, ऑप्शन सी था प्लेटिनम, ऑप्शन डी था एल्युमिनियम, ऑप्शन ए था इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो जाहिर सी बात है मोनोजाइट बालू आपको किसी ने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में भी या साइंस में भी देखेंगे आप, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, तो इसमें थोरियम पाया जाता है। तो बालू का खनन करने के पश्चात प्राप्त मोनोजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। मोनोजाइट एक भूरे रंग का क्रिस्टली खनिज होता है जिसमें सेरियम, लैंथेनम, अन्य दुर्लभ पृथ्वी तत्व और थोरियम शामिल होते हैं। मोनोजाइट आमतौर पर छोटे पृथक क्रिस्टल या अनाज में होता है जो अपक्षय के लिए प्रतिरोधी होते हैं और मेजबान चट्टान से मिट्टी और तलछट में केंद्रित हो जाते हैं। जब पर्याप्त उच्च सांद्रता में अनाज को उनकी दुर्लभ सामग्री के लिए खनन किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा मोनोजाइट बालू वाला, वो आपका हो जाएगा थोरियम। तो ऑप्शन ए जिन लोगों ने लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। 73 में दूध से क्रीम को अलग करना किस बल को निर्देशित करता है? बताइए, दूध से क्रीम निकलता है तो कौन सा बल जो है निर्देशित करता है? यही क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया। तो 4 ऑप्शन थे, अभिकेंद्रीय बल, उत्प्लावन बल, चुंबकीय बल, अपकेंद्रीय बल। जिसका जो सही आंसर है अपकेंद्रीय बल होता है। दूध से क्रीम को अलग करना किस बल को निर्देशित करता है? तो अपकेंद्रीय बल को निर्देशित करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को निर्देशित करता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल एक जड़त्वीय बल है जो वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं पर गति के पथ के केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लगता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में यह एक कल्पित बल है, बल्कि वास्तविक नहीं, यह बल बाहर की तरफ लगता है। तो उसका नाम है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई व्यक्ति 75 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख रहा है, तो उससे अधिक दूरी पर देखने के लिए कितने डायोप्टर का लेंस लगाना होगा, डायोप्टर का। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, P इक्वल टू 1/f होता है, 1/75 हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.75 मीटर में बदलेंगे उसको तो 1.33 डाई एडॉप्टर का लेंस लगाना होगा। यही क्वेश्चन आप लोगों से उठा के पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, P इक्वल टू 1/f, बस f की वैल्यू रखिए, सेंटीमीटर में था मीटर में कन्वर्ट किया गया, और उसको जितना तो सी सेट आप लोग को पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव होगा। अभी मैंने बताया जब किसी लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी तो उसकी क्षमता में क्या प्रभाव होगा। यह जो है मीटर में होता है, तो क्या होगा बेटा, क्षमता में क्या प्रभाव होगा, तो क्षमता घटेगी, P इक्वल टू 1/f होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये रेसिप्रोकल देखिए हो जाएगा, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, ऑपोजिट रिलेशन है एक दूसरे में, तो इसका इक्वल क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी को अगर फार्मूला भी पता होता तो इस क्वेश्चन को आराम से आप लोग कर लेते। अगला क्वेश्चन है 76 में, निम्नलिखित में से पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है। ये तो बच्चा क्वेश्चन बचपन से पढ़े होंगे, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, चारकोल, चूरा पत्थर, इनमें से कोई नहीं। तो पेंसिल में कौन सा होता है, ग्रेफाइट होता है। आंसर इसका हो जाएगा बी फॉर बॉय हो जाएगा। ग्रेफाइट, जिसमें ब्लैक लेड भी कहा जाता है, कार्बन युक्त खनिज होता है। ग्रेफाइट में एक स्तरित संरचना होती है जिसमें व्यापक रूप से दूरी वाली 6 चित्रों में व्यवस्थित 6 कार्बन परमाणु के छल्ले होते हैं। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ग्रेफाइट एक हेक्सागोनल प्रणाली में क्रिस्टलीकृत होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, 1 मेगाबाइट निम्नलिखित में से कितने रूपांतरित करता है, बताओ। ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि भैया क्या पूछा गया है, लेकिन आधे लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर सभी चलाते होंगे। ये पूछा गया था 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, यही पूछा गया था कि क्या निरूपित करता है। तो बेटा जो निरूपित करता है उसका सही आंसर है 1 मेगाबाइट जो होता है वो 1024 किलोबाइट को निरूपित करता है। यहाँ पे सोल्यूशन बता दिया गया है कि 1 किलोबाइट होता है 1024, ठीक है। 1 MB होता है 1024 KB, 1 GB होता है 1024 MB, और 1 टेराबाइट होता है 1024 GB होता है। तो इसको बेटा इसको पढ़ लेना आराम से, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है। बेरी-बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है ये भी देख लेते हैं। तो बेरी-बेरी रोग जो किसके कारण होता है, इसमें 4 ऑप्शन थे, रेटिनॉल, पैराडॉक्सिन, थायमिन और कैल्सीफेरॉल। तो बेरी-बेरी रोग होता है वो थायमिन के कारण होता है, ऑप्शन सी के कारण होता है। विटामिन B1 एक विटामिन है, विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन हाइड्रोक्सिल क्लोराइड होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। बेरी-बेरी जो रोग होता है किस विटामिन के कारण होता है, तो ये होता है थायमिन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग शरीर में किसकी अधिकता के कारण होता है। मिनी माता रोग पूछा गया था, पारा, लोहा, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो मिनी माता जो रोग होता है बेसिकली वो होता है आपका पारा के कारण। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कई परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एड्रिनल ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है, हृदय में, उदर में, मस्तिष्क में, पैर में, कहां होता है। तो इसका सही जो आंसर है वो होता है उदर में, एब्डोमेन में। ठीक है, तो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है वो ग्रंथि कहा जाता है, सुप्रानियल ग्रंथि भी कहा जाता है। यह त्रिकोण आकार की ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। इस ग्रंथि का काम तनाव को नियंत्रित करना होता है, यानी एड्रिनल ग्रंथि में किसी भी प्रकार की परेशानी आने का अर्थ है कि इससे आपकी सेहत को काफी गहरा नुकसान पहुंच सकता है। तो उधर इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर बी होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, जर्मन सिल्वर में कौन से तत्व होते हैं। तो देखो जर्मन सिल्वर में देखो बेटा कॉपर, जिंक और निकेल होते हैं। तो जर्मन सिल्वर तांबे का एक मिश्र धातु है जिसमें निकेल और प्राय जस्ता मिलता है। जर्मन सिल्वर में 60% तांबा, 20% निकेल और 20% जस्ता होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन 81 हो गया। 82 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा रेडियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है।
हार्बर द्वारा, पिच ब्लेंड द्वारा, सांद्रर द्वारा, ए और सी दोनों द्वारा। ए मतलब हार्बर और सी सांद्रर दोनों के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर आपका बी होगा, पिच ब्लेंड के द्वारा होता है। तो रेडियम निर्माण के लिए यूरेनियम के अच्छे पिच ब्लेंड का उपयोग होता है। बेटा जो व्याख्या दिया जाता है उस व्याख्या को आप लोग आराम से पढ़ा कीजिए, क्वेश्चन कई बार इससे मिल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बेसमर विधि द्वारा, ले ब्लॉक प्रक्रम द्वारा, हार्बर प्रक्रम द्वारा, संपर्क विधि द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? संपर्क विधि द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए 84 में चलते हैं। फलों के अध्ययन करने की शाखाओं को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, डेंड्रोलॉजी, सोरोलॉजी, पोमोलॉजी। इसे क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पेपर में देखने को मिलता भी है और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते भी है। अगला है अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? बताओ। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को, विलियम वाटसन साहब को, विलियम जॉनसन साहब को, अरस्तु को, किसको कहा जाता है? तो बचपन में पढ़ा भी होगा अगर आप लोगों ने, तो बायोलॉजी मेंटल ने। चलिए, अनुवांशिकी के लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। अनुवांशिकी विज्ञान के अध्ययन के लिए मेंटल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। यदि माता का रक्त समूह O तथा पिता का रक्त समूह AB हो, माता का O हो, पिता का AB हो, तो संतान में कौन सा रक्त समूह नहीं हो सकता? तो रक्त समूह कौन सा नहीं हो सकता? O एंड AB नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रूसीफेरी के अंदर कौन कौन से प्रमुख पौधे होते हैं? तो क्रूसीफेरी के 4 इसमें ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका सही जो आंसर है वो है मूली, सलजम और सरसों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा आप लोग। चलिए 88 में चलते हैं। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5, 2.4, 7.4, 8.4 कितना होता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे 6.5 होता है। पीएच मान किसी भी विलेन की पीएच वैल्यू एक संख्या है जो उस विलेन की सांद्रता बताती है। इसी मान के आधार पर उस पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता प्रदर्शित होती है। विलेन में H आयनों की सांद्रता का नेगेटिव लघुत्तम ही पीएच मान होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में उसके वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ऊपर से नीचे आने पर ये क्या होती है? घटती है। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण होता है जो दर्शाता है कि वो परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में सक्षम है। ठीक है, तो क्या होती है? घटती है। वैसे भी इलेक्ट्रॉन ई पर माइनस ही होता है। चलो आगे बढ़ो। एसपी संकरण का प्रकार क्या होता है? एसपी संकरण जो होता है वो क्या होता है? त्रिकोणी होता है, पिरामिडी होता है, अष्टफलकी होता है, रेखी होता है, क्या होता है? तो लीनियर होता है। लीनियर मतलब रेखी होता है। ऑप्शन यहां पर डी आपका सही हो जाएगा। संकरण मतलब परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा व विभिन्न आकृति के कक्षकों के लिए आपस में संयुक्त होकर ऊर्जा को पुनः वितरण कर समान ऊर्जा एवं समान आकृति के उतने ही कक्षकों के बनने की प्रक्रिया संकरण कहलाती है। और बेटा ये रहा आज का आपका साइंस का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका एनालिसिस। कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि कितने लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं साइंस में, क्योंकि साइंस एक स्कोरर सब्जेक्ट है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फैक्ट एकदम क्वेश्चन होते हैं, इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन आते भी नहीं है बीआरपीसीएस में। प्रीलिम्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ जो है क्वालिफाई करना होता है। मेंस में इसका रिजल्ट में ये नंबर नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ क्वालिफाई एक छटने का पेपर होता है। तो अपने को एक रणनीति बनाइए कि किस तरीके से परीक्षा को क्रैक करना है। ठीक है, उस हिसाब से तैयारी में लग जाइए आप लोग। अधिक से अधिक करंट अफेयर या जो क्विज जो दिए जाते हैं, जो आपके युक्ति आईएएस के द्वारा जो क्विज होता है, डेली क्विज चलते हैं, सब्जेक्टिव क्विज चलते हैं, करंट के क्विज चलते हैं, हर सब्जेक्ट के टेस्ट क्विज वहां पे मिलते रहते हैं। तो उस क्विज में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। पार्टिसिपेट करेंगे तभी पता चलेगा कि वाकई में जो फाइट है भीड़ से, उसमें आप लोग कैसे निखर के बाहर आते हैं। और वैसे भी युक्ति आईएएस का नारा है अब की बार 110 के पार। तो 110 के पार मेहनत करने से होगा, सिर्फ नारा मेरे कहने से और आपके सुनने से नहीं होगा। जो मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन भी होगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन न लिए हो तो जाके अपने युक्ति आईएएस के ऐप पे जाइए और डायरेक्ट जाके वहां पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सारा एकदम सिंपल वे में है। कोई भी समस्या हो, किसी को कोई क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क आप लोग कर सकते हैं। युक्ति आईएएस का टेलीग्राम का नंबर है जो क्विज में बता रहा था। अगर क्विज में कैसे हम इसमें जुड़े, क्विज से टेलीग्राम से कैसे आप जुड़े, तो डायरेक्ट गूगल पे जाइए, स्कैनर खोलिए और तुझे स्कैन कीजिए, डायरेक्ट आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, युक्ति आईएएस अगर ऐप डाउनलोड करना हो तो युक्ति आईएएस टाइप करेंगे, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल फिर एक नए एपिसोड के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई करते रहिए। कोई भी क्वेरी हो तो नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 24/7।
एनी टाइम कुछ पूछना हो, पढ़ाई से रिलेटेड पूछना हो तो भी आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।